तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम स्टोरी बाई एएस खान के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी मैं हैदराबाद के एक गैंग रैप की सुनाता हूँ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की कहानी, जो कि एक गैंग रैप था। 27 नवंबर 2024 बुधवार का दिन था। वेटनरी डॉक्टर, उम्र लगभग 27 साल, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नाम। ये हैदराबाद का ठीक ठाक एक इलाका है, एक शाद नगर, वहाँ की रहने वाली है। लेकिन इनका जो क्लिनिक जहाँ पर ये काम करती थी, जो कि वेटनरी डॉक्टर थी, वो इनके घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो जो जगह थी जहाँ पर वो काम करने जाती थी, वो शमशाद बाग इलाका कहलाता है। रहती शाद नगर में, इनका दफ्तर जो क्लिनिक है वो शमशाद बाग में। 30 किलोमीटर का फासला, जाहिर सी बात है दूरी ज़्यादा है। तो अक्सर ये अपनी स्कूटी से घर से वहाँ के लिए निकलती थी और रास्ते में एक जगह पर टोनूपल्ली टोल प्लाज़ा है। टोनूपल्ली टोल प्लाज़ा के पास पार्किंग भी है, वहाँ ये अपनी स्कूटी पार्क कर दिया करती थी और फिर वहाँ से कैब लेकर अपने क्लिनिक पहुँचती थी। ये रूटीन था प्रियंका रेड्डी का रोज़ का। 27 नवंबर को भी ये अपनी रूटीन की तरह अपने घर से निकलती हैं और फिर क्लिनिक गईं। लेकिन उस दिन वहाँ से शाम को क्लिनिक की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद डॉक्टर प्रियंका को स्किन की कोई प्रॉब्लम थी, तो उनका इलाज चल रहा था किसी डॉक्टर से। तो क्लिनिक से निकलने के बाद वो उस डॉक्टर के पास चली जाती हैं और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाती हैं और वहाँ पे इनको थोड़ी देर हो जाती है। करीब रात के 9 बज जाते हैं। घर वालों को मालूम था कि आज डॉक्टर के साथ प्रियंका का अपार्टमेंट है, तो घर वाले भी ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे। उसके बाद ये डॉक्टर को दिखाने के बाद इसी टोनूपल्ली टोल प्लाज़ा पे जाती हैं, जहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क की थी इन्होंने, और स्कूटी लेकर घर जाना था। लेकिन जब वो पार्किंग में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि स्कूटी का जो एक टायर है वो पंचर है। कई बार पंचर खड़ी गाड़ी में भी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद पता चलता है। तो वो परेशान पूरी तरह। रात का वक्त 9 बज चुका था। तो डॉक्टर प्रियंका सोचती हैं क्या करूं। आसपास पहुंचती हैं लेकिन कोई मिलता नहीं है पंचर बनाने वाला। अब इस दौरान में एक लड़की, रात का वक्त, हाईवे रोड है, ट्रक ज़्यादा आ जा रहे हैं, फैमिली गाड़ी बहुत कम गुजर रही है, ज़्यादातर ड्राइवर ही वहाँ से गुजर रहे थे, जो प्रियंका को गंदी नज़रों से घूर रहे थे। प्रियंका उन आँखों को पहचान जाती है, समझ जाती है कि इन आँखों में क्या है। उसे डर लगने लगता है क्योंकि अंधेरा है, रात का वक्त भी है, घर शहर से थोड़ी दूर है। वहाँ पे जो ट्रक खड़े थे या जो गाड़ियाँ गुजर रही थीं, उनके ड्राइवर उसे घूर रहे थे। इसी दौरान में कुछ लोग आते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि पंचर है। तो वो लोग मदद की भी पेशकश करते हैं, लेकिन उनके हाव भाव, और वो कहते हैं कि लड़कियों के अंदर सेंसेक्स होता है। प्रियंका को उनके हाव भाव और वो सारी चीज़ों से लगा कि ये मदद करने के नाम पे उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि आसपास सन्नाटा भी था तो उसे डर भी लग रहा था। तो इस वजह से और अपने डर को दूर करने के लिए वो फ़ौरन मोबाइल निकालती है और अपनी बहन को फ़ोन करती है। छोटी बहन प्रियंका की ओर बताती है कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे हूँ और मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और यहाँ पे लोग मुझे घूर भी रहे हैं और कई लोग मदद के नाम पे भी आ रहे हैं, बट ये अच्छे लोग नहीं लग रहे मुझे। तो उसकी बहन कहती है कि तुम एक काम करो कि तुम वहाँ से टोल प्लाज़ा के करीब जाओ और वहाँ अपनी स्कूटी खड़ी कर दो और वहीं पर तुम खड़ी हो जाओ
और कोई जब कैब मिलता है तो उस कैब को पकड़ कर घर आ जाओ। तो ये कहती हैं कि नहीं, मैं स्कूटी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कल मुझे वापस क्लिनिक भी जाना है। तो यहाँ पे स्कूटी रात में रहेगी तो कल मैं क्लिनिक कैसे आऊँगी। आम तौर पे हर आदमी यही सोचता है कि शायद हम लोग भी यही सोचते हैं कि कहीं गाड़ी के साथ कुछ हो ना जाए, कोई गाड़ी चुरा ना ले जाए। ये सारी बातें प्रियंका के दिमाग में चल रही थी। उसने कहा, नहीं, मैं स्कूटी छोड़ के नहीं आ सकती, मैं देखती हूँ कुछ और, क्योंकि कल ऑफिस जाना है। लेकिन यहाँ पे लोग घूर रहे हैं, तो तुम फ़ोन पे बनी रहो। और वो लगातार अपनी बहन से बात कर रही है। इस दौरान में एक ट्रक ड्राइवर आता है, पूछता है क्या हुआ। कहता है कि मैं मदद कर दूं। लेकिन ट्रक ड्राइवर को देखकर उसे लगता है कि ये गलत आदमी है। वो मना कर देती है और मदद लेने से भी उसे मना कर देती है। लेकिन एक शख्स और आता है, फिर वो थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक पंचर की दुकान है, मैं बनवा के ले आता हूँ। तो वो पंचर की दुकान पे स्कूटी को लेकर जाता है। थोड़ी देर के बाद आता है और कहता है कि दुकान बंद हो गई। कहता है कि अब इसको कहीं दूर ले जाना पड़ेगा, दूसरी जगह। थोड़ी दूर पर एक और दुकान है, बट दूर है, इसे गाड़ी में लाद के ले जाना पड़ेगा वहाँ। तो इस तरह से अलग अलग मददगार बन के लोग उसके पास आते हैं, क्योंकि एक लड़की अकेले हाईवे पर खड़ी हुई है। वक्त बीतता जाता है। करीब रात के 9:22 पर यह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था प्रियंका का अपनी बहन से फ़ोन पे। और इस दौरान बीच बीच में जो भी आता था, लेकिन फ़ोन की लाइन कट नहीं रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि तुम बात करती रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कई लोग आए, कई मददगार बन के आए, लेकिन हर शख्स की आंखों में कुछ और चीज़ें देख रही थी प्रियंका, और लगातार वो डर रही थी। आसपास में कोई मददगार, सच्चा हमदर्द भी नज़र नहीं आ रहा था। वो इस उम्मीद में थी कि कोई ऐसी गाड़ी गुजरे जिसमें कोई लेडीज़ बैठी हो, महिला बैठी हो, तो उनके साथ वो शायद अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती। लेकिन बदनसीबी से उस वक्त वहाँ से कोई ऐसी गाड़ी नहीं गुजरी जिस पे एक फैमिली बैठी हो। और जो भी थे वो इसी तरह के लोग थे, ट्रक ड्राइवर और बाकी लोग। 9:40 पर तक बातचीत चलती रही, और इस बातचीत के दौरान डॉक्टर प्रियंका यही बोलती रही कि मुझे बहुत डर लग रहा है, और ये लोग मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, इनकी नज़रें मुझे अच्छी नहीं लग रही। इसके बाद 9:42 पर फ़ोन कट जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर प्रियंका की बहन दोबारा डॉक्टर प्रियंका को फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है। अब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब वो पूरी कोशिश करती रहती है, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। जैसे ही रात 11 बजे वो घर नहीं आ रही, हालांकि इंतज़ार किया घर वालों ने कि शायद कैब मिल गया हो, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो तो वह घर आ जाएगी। लेकिन इस इंतज़ार में 1-2 घंटे और बीत जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं आती। घर वालों को ये पता था कि इस टोल प्लाज़ा के पास वो है। फिर परेशानी और फ़िक्र की वजह से पूरी फैमिली रात को ही टोल प्लाज़ा पे जाने का फ़ैसला करती है। अब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे स्कूटी भी नहीं है और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी भी नहीं है। आसपास में लोगों से पूछते हैं कि कोई इस बारे में जानकारी नहीं देता है। इसके बाद प्रियंका की छोटी बहन वहाँ से सीधे घबराहट में भागती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पुलिस स्टेशन, जो सबसे नज़दीक था, वहाँ पहुँचती है। साइबराबाद में वो पूरी कहानी बताती है। साइबराबाद की पुलिस उससे लेकर लोकेशन पूछती है और कौन सा पार्किंग है ये पूछती है। जो अपने यहाँ एक बड़ा पुराना मामला है, बहुत सारे लोग इसे झेल चुके हैं, एरिया की लड़ाई। जबकि कानून कहता है कि पहले मदद करो, इलाका का झगड़ा बाद में निपटा लेना, लेकिन ऐसा सच्चाई में बहुत कम होता है। साइबराबाद पुलिस ने जब इलाके का नाम सुना तो कहा, माफ़ कीजिएगा, ये मेरा इलाका नहीं है, ये थाना जो है ये पड़ेगा आपको शमशाबाद। तो शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाएं आप। वो बेचारी क्या करती, रात को बदहवास, बहन घर नहीं लौट रही, मोबाइल भी बंद है, वो वहाँ से भागती है। शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचती है। शमशाबाद में जाकर रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस उसके साथ जाती है, आसपास के इलाके को देखती है।
लोगों से बात करती है, लेकिन डॉक्टर प्रियंका का कोई पता नहीं चलता। रात भर पूरा परिवार बदहवास उसको ढूंढ रहा है। उसके रिश्तेदारों और बाकी उसके दोस्तों को फ़ोन किया जाता है, लेकिन कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं। सुबह हो जाती है। 28 नवंबर थर्सडे का दिन था। तभी इस जगह से कुछ किलोमीटर दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है, जो अभी बन रहा है। उस फ्लाईओवर के नीचे एक लोकल किसान वहाँ से गुज़र रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर एक कोई जली हुई चीज़ पड़ी हुई है। वो करीब गया तो उसने देखा कि एक लाश है, जो बुरी तरह से जली हुई है। उसने फ़ौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस पहुँचती है और देखती है। हालांकि लाश पहचानने लायक नहीं थी, बुरी तरह से जल चुकी थी, लगभग 100%। स्कार्फ का एक हिस्सा जलने से बच गया था। शायद वहाँ पर गीली मिट्टी की वजह से वो स्कार्फ का बच गया था, बाकी सारा हिस्सा जल चुका था। गले में एक लॉकेट था और उस लॉकेट में गणेश जी का पैंडल था। पुलिस उसको देखती है। जो हुलिया बताया था घर वालों ने, वो ये बताया था कि उसने ये पहन रखा है। फिर फैमिली वालों को बुलाया जाता है। फैमिली वाले आते हैं। स्कार्फ के उस टुकड़े और गले के पैंडल को देखकर वो पहचानते हैं कि ये लाश डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद अब पुलिस जांच करती है। पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं, क्योंकि मामला एक 27 साल की डॉक्टर और डॉक्टर की इस तरीके से कत्ल का था। तब एहसास होता है कि मामला बड़ा है। तो पूरी हैदराबाद पुलिस अब एक्टिव हो जाती है। छानबीन शुरू होती है। शुरुआती तौर पे ही पता चल गया था कि इस कत्ल से पहले डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। और शाम को पुलिस ने ऑफिशियल तौर पर यह बता भी दिया था कि रेप ही नहीं हुआ, बल्कि प्रियंका के साथ गैंग रेप हुआ है, जैसे निर्भया के साथ हुआ था। तो पुलिस का ये कहना था कि वहाँ से कुछ शराब की बोतलें भी मिली। जो पूरी चीज़ सामने आई वो ये कि वही लोग जिससे वो डर रही थी, डॉक्टर प्रियंका, लगातार उन्हीं में से कुछ लोगों ने उसी रात को अंधेरे और सन्नाटे का फ़ायदा उठाया। प्रियंका को बहकावे में लेकर, या स्कूटी बनाने को लेकर, या ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। रेप के बाद जो मौकाई वारदात से चीज़ें मिली, उससे ये पता चला कि कैरोसिन ऑयल डाला उसके ऊपर, उसे पूरी तरह जला दिया और जलाने के बाद उस अंडर कंस्ट्रक्शन का जो फ्लाईओवर था, उसके ऊपर से लाश नीचे फेंकी और वो लाश वहीं पड़ी थी, जो सुबह किसान ने देखा। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिर उसके बाद लोगों में भयंकर गुस्सा फूटता है, क्योंकि ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं निर्भया की याद दिलाता है। डॉक्टर प्रियंका के घर वालों की एक शिकायत है। शिकायत बहुत छोटी सी है, वो यह कि जिस वक्त ये लोग पुलिस के पास मदद मांगने गए थे, अगर पुलिस अपने इलाके की लड़ाई छोड़कर उसी वक्त एक्टिव हो जाती और साथ चलती और आसपास के पूरे इलाके को छानती, तो शायद उसे बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस अपने इलाके की जो लकीर है उसे नापती रही कि सरहद कौन सी है। तो ये थी आज की कहानी, अफसोसनाक कहानी। अब आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।